तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 2 के ऊपर। अब जो ये केस स्टडी 2 है, अगर आप देखेंगे केस स्टडी 2 में रैपिड मोटिव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर है। मैं अब इसको जितना शॉर्ट में और जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकती हूँ वो दूंगी। मैं पढ़ने पे ज़्यादा अब फोकस नहीं करने वाली, क्योंकि जो फर्स्ट केस स्टडी थी मैंने उसमें एम्पल टाइम दिया था इन ऑर्डर टू टेल यू कि हम केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करते हैं। बट अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डायरेक्टली जो सिनॉप्सिस है इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो का वो मैं यहाँ पे जॉट डाउन मैंने किया हुआ है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। अकॉर्डिंगली विल सॉल्व इट और जल्द से जल्द हम इसको सॉल्व करके नेक्स्ट केस स्टडी पे जाएंगे। देखिए, अब जो ये केस सिनेरियो 1 है, ये है एक ऐसी कंपनी का जिसका नाम है रैपिड मोटिव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। डेफिनेटली अब इसका लॉजिस्टिक्स नाम देख के लगता ही है कि ये जो काम करती है मेनली लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इन सब चीजों का काम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी जो बेसिक प्रोफाइल थी कि वो किस किस काम में इन्वॉल्व है वो सब कुछ लिखा है। कि वो जो कंपनी है, कंपनी को मैं अब RLPL बोलूंगी, इतना बड़ा नाम ना लेके। RLPL जो है वो रजिस्टर्ड है पुणे महाराष्ट्र में, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस कंसल्टेंसी की सर्विसेज करती है। अब यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की बात करी गई है। तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून है हमारा। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड, मतलब ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये कुछ 6 ट्रांजैक्शंस है जो कि कंपनी ने अंडरटेक किए हैं। डेफिनेटली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हैं आगे जाके। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है लॉजिस्टिक सर्विसेज का, जो कि महाराष्ट्र को दिया है 28 लाख और मध्य प्रदेश को दिया है 22 लाख। ये टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, सेकंड जो है वेयरहाउसिंग की सर्विसेज दी है किसको, किसकी वेयरहाउसिंग, वेजिटेबल्स की वेयरहाउसिंग। महाराष्ट्र में 8 लाख है, गुजरात में 4 लाख है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब इसमें याद रखिएगा कि एक एग्जाम्शन एंट्री होती है 54 में 12/2017, इसके थ्रू एग्जाम्शन मिला है इसको। ठीक है, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ लैंड 1.2 करोड़ का। शेड्यूल 3 याद कीजिए कि क्या सप्लाई नहीं है, तो उसमें कहा गया था कि सेल ऑफ लैंड जो है सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है। फोर्थ वाला है कि आईटीसी नॉट अवेल्ड, आईटीसी नॉट अवेल्ड। तो इनवॉइस डेट जो है 20 मार्च है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। एनुअल रिटर्न जो है 15 अक्टूबर का करंट ईयर में फाइल किया है। ठीक है, अभी सेक्शन जो है 16(4) ट्रिगर होगा आईटीसी का। फिर आता है स्टॉक, स्टॉक ट्रांसफर टू बेंगलुरु 6 लाख का, नॉट पेड विद इन 180 डेज, मतलब अमाउंट इज नॉट पेड टू विद इन 180 डेज। दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन तो उसमें उसको सप्लाई कंसिडर किया जाता है और जीएसटी लगता है। ठीक है, CSR गुड्स प्रोक्योरमेंट जो है 5 लाख के किए हैं। तो अभी इसमें 17.5 नेगेटिव लिस्ट की बात होगी। सब्सिडी है 40,000 की सब्सिडी है, लिंक टू परफॉर्मेंस है, नॉट लिंक टू प्राइस, परफॉर्मेंस लिंक्ड सब्सिडी मिली है। तो इसमें सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन वाला सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो ये जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में तो हमको यही कोट करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, CSR आईटीसी किस में क्या का सेक्शन क्या है, आईटीसी की टाइम लिमिट किस में दी हुई है, 180 डे रूल क्या होता है, रूल 37 होता है, सब्सिडी को इंक्लूड करना है नहीं करना है, वैल्यूएशन चैप्टर में बताया है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ RLPL, एग्रीगेट टर्नओवर, इतने सारे ऊपर ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें से एग्रीगेट टर्नओवर हमारा क्या होगा, कौन से क्वार्टर का, अप्रैल से जून, दैट इज क्वार्टर नंबर 1। जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसमें टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडेड होते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड होते हैं,
इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दोनों इंक्लूड रहेंगे और स्टॉक ट्रांसफर भी इंक्लूड रहेगा क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर अमाउंट टू सप्लाई। ठीक है, बट सेल ऑफ लैंड जो है हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था स्पेसिफिकली कि जो सेल ऑफ लैंड होता है उसको हम सप्लाई की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन जो लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज है वो हम इंक्लूड करेंगे। वेयर हाउस की जो ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, हम इसको भी लेंगे। स्टॉक ट्रांसफर है उसको भी लेंगे। लॉजिस्टिक्स की जो 28 लैक्स और 22 लैक्स, 28 लैक्स जो महाराष्ट्र को की है और 22 लैक्स जो मध्य प्रदेश में की, ये भी इंक्लूडेड होगा। ये वेजिटेबल्स वाला जो है एग्जेम्प्ट है तो ये भी इंक्लूडेड है। सेल ऑफ लैंड है ये सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है। अब यहाँ पे आईटीसी नहीं लिया है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन है, पॉइंट, तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो सप्लाई वाले जो भी ट्रांजैक्शन है हमने यहाँ पे ले लिए हैं, इसका टोटल है ये, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 68 लाख जो है हमारा आंसर है। ठीक है जी। अभी आईसीआई जो है ट्रैप करता है स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कि सेल ऑफ लैंड अगर आप भूल गए, सेल ऑफ लैंड अगर आप भूल गए कि हम इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सेल ऑफ लैंड जो है हम हमेशा इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर। अभी सीएसआर के ऊपर अगर मैंने कोई खर्चा किया है उस पे जो जीएसटी मैंने पे किया है, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखो, सेक्शन नंबर 17(5) जो होता है वो नेगेटिव लिस्ट या फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सीएसआर एक्टिविटीज में यूज हुई है। तो मतलब इसका जो है, और ये इट इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन, कंपनीज एक्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसके अंदर वो सीएसआर एक्टिविटी में एक्सपेंस करता है, करना पड़ता है। इट इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, राइट। तो उसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू इज नॉट अवेलेबल टू, ठीक है, ए इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर एल पी एल कैन क्लेम आईटीसी फॉर द इनवॉइस डेटेड 28th March of previous financial year up to dash of the current financial year। तो देखो, टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी, इसमें ना सेक्शन 16(4) की बात करते हैं कि अर्लियर ऑफ 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल की होती तो इन दोनों में से जो अर्ली होता, अर्लियर लिखा है, राइट, इनमें से जो अर्ली होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे, करेक्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न जो है 15 अक्टूबर है, जो कि 30 नवंबर से पहले था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 15 अक्टूबर होगा। 15 अक्टूबर सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनवायरमेंटल एनजीओ इज टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, क्या है। देखो, सब्सिडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ओनली इफ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, और उसमें स्पेसिफिकली बोला है इट इज लिंक टू द परफॉर्मेंस। तो हम जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 15 सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 15 जो है वो बोलता है स्पेसिफिकली सब्सिडी को के रिलेटेड कि अगर प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू में। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रांजैक्शन जो है, जो वैल्यू जो सब्सिडी है वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो जो है एक्सक्लूड होगा ट्रांजैक्शन से। और हमारा जो सही आंसर होगा वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द करेक्ट। तो ये बी वाला पॉइंट जो है आपका सही ऑप्शन होगा।
तो यहाँ पे याद रखने जैसी चीज क्या है कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो है आपका शुड नॉट बी इक्वल टू प्राइस सब्सिडी। दैट मीन्स मैं ये क्या कह सकती हूँ कि अगर सब्सिडी जो है, सब्सिडी इफ लिंक्ड विथ प्राइस है, लिंक्ड विथ प्राइस है, अगर सब्सिडी लिंक्ड विथ प्राइस है तो इंक्लूड होगा, इफ लिंक्ड अदर देन प्राइस है तो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है इसके सिनेरियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय बेंगलुरु टू पुणे ऑफिस। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि बेंगलुरु यूनिट जो है डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम पैन है बट डिफरेंट जीएसटीएन है। रूल 37 का प्रोवाइजो लग जाएगा इसमें। इसमें ये बोलता है कि 180 डेज पेमेंट कंडीशन नॉट एप्लीकेबल बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। इंपॉर्टेंट है वो जो रूल है कि 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो वाला रूल जो है डिस्टिंक्ट पर्संस के केस पे इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पे जो है कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट जो पर्सन रहेगा उस केस में 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 180 डेज वाला क्लॉज हमको आगमन करके नहीं लगाना है। वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है रूल 37 का और हमें यहाँ पे कोट करना रहेगा। तो अगर फटाफट से एक फास्ट समरी मैं बोल देती हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है स्टॉक ट्रांसफर, बट लैंड अगर सेल किया है तो एक्सक्लूड होगा। यहाँ पे इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और चीज है कि सब्सिडी जो है वो इंक्लूड होगी ओनली इफ द इट इज प्राइस लिंक्ड, बट हमारे केस में इट वाज परफॉर्मेंस लिंक्ड, करेक्ट। फिर सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 17(5) में ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, इट इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, करेक्ट। फिर जो आईटीसी क्लेम करने की जो डेडलाइन है किस केस में, एनुअल रिटर्न अगर आपने फाइल करा है और जो 30 नवंबर है, दोनों में से जो पहले की डेट होगी वो आपकी आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट होगी। किस ईयर की? प्रीवियस ईयर की। फॉर एग्जाम्पल ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर था, इसमें कोई आपकी आईटीसी मिस हो गई, ये हमारा करंट ईयर चल रहा है, इस करंट ईयर में 30 नवंबर पे खड़ी हूं मैं, 30 नवंबर या फिर रिटर्न फाइलिंग की डेट, यहाँ रिटर्न फाइल किया हो या यहाँ रिटर्न फाइल किया हो, दोनों में से जो अर्ली होगा वो डेट आपकी आईटीसी की डेडलाइन कहलाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है 180 डेज का जो रूल है वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा। इसी के साथ जो है हमारी केस स्टडी 2 कंप्लीट होती है।